नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले इसमें हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करेंगे यह आपको केबीसी नैनो बुक से करेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपको विद्यासागर का बुक आया था उसमें हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट था, उसको समाप्त कर चुके हैं। 17 प्रैक्टिस सेट हम लोग आपको प्लेटफॉर्म का वैल्यूम 1 को समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद एक नया बुक आया हुआ है आपको बिहार दरोगा मेंस का वैल्यूम 3, उसमें भी हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। एक का राइट आंसर हो जाएगा। हम आपको 3 सेकंड का समय दे रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, आप लोग कोशिश कीजिए इसे बनाने का। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है और बहुलक बहुत अधिक अणु वाला एक कार्बनिक यौगिक होता है। यह सरल अणुओं जिन्हें मोनोमर कहा जाता है के रूप में बहुत अधिक इकाइयों के पॉलीमेराइजेशन के फलस्वरूप बनता है और प्राकृतिक रबर पौधे से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रहा है कि ग्लूकोज का सूत्र पूछ रहा है कि इसका ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C6H12O6। C6H12O6 जो है यह आपको ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। यह आपको 65वीं बीपीएससी में आपको यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि C6H12O6 जो है यह आपको ग्लूकोज का सूत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा रोग जो है वह आपको मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घेघा। घेघा रोग जो है वह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है और मलेरिया रोग जो है वह आपको मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग जो होता है वह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, यानी कि कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, तो घेघा जो है यह आपका नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि गामा किरणें होती है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती है गामा किरणें। गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है और इसकी विधन क्षमता जो है वह अत्यधिक होती है और इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में की जाती है और इसके खोजकर्ता जो है हेनरी बेकुरल है। हेनरी बैकुरल जो है वह आपको गामा किरणें के खोज करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसे हम लोग हेलोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट जो है जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। और जीरोफाइट्स जो है ऑप्शन नंबर ए में, जीरोफाइट्स जो है वह आपको मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे हैं। मरुस्थलीय में उगने वाले पौधों के जीरोफाइट्स कहते हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एड्स का पूर्ण रूप पूछ रहा है। एड्स का पूर्ण रूप 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप हो जाएगा और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में आपको कह रहा है कि लौंग है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको एक सूखे फल है। लौंग मेंटेसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेडा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है और लौंग को इसके सुरुचिकर स्वाद और गर्म प्रकृति के कारण भोजन में मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में आपको कह रहा है कि फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों हम 67वीं बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। 67वीं बीपीएससी प्री के लिए और सीडीपीओ के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जो कि एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 आया है, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि फेरोमोन्स सामान्यतः कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और यह विशेष प्रकार का पदार्थ है जिसकी गंध के आधार पर कीट, चींटियां आदि अपना मार्ग पहचानती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में आपको कह रहा है कि MRI निम्न में से क्या है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको एक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। MRI का तात्पर्य मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है और एक मेडिकल नाम है, परंतु वास्तविक नाम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। और निदान इस विधि में उत्कृष्ट चित्र प्राप्त होते हैं और किसी भी प्रकार की आयनीकृत विकिरण से शारीरिक क्षति की संभावना नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपको कह रहा है कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 है। CO समूह का आबंध क्रम 3 है। दोस्तों हम टेलीग्राम ग्रुप पर एक टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, PDF टेलीग्राम ग्रुप, उस पर हम डेली 5 प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं, जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए, और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्यूशन के साथ GK GS प्लस मैथ दोनों का सॉल्यूशन हम वहां पे दे रहे हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में केवल आपको 22 दिन का समय बचा हुआ है और इसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिएगा आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आप बहुत सारा टेस्ट जो है उसे बनाइए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 3 समूह का आबंध क्रम है। CO जो है समूह का आबंध क्रम है 3। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपको कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोहे और क्रोमियम की। स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता है और साधारणतः इस्पात की अपेक्षा यह अधिक ताप भी सह सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोहे और क्रोमियम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्परिवर्तन कहलाता है। यानी कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है और वस्तुतः उत्परिवर्तन की प्रक्रिया से DNA में सतत रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे इसका सी हो जाएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अणु का। अणु या परमाणु का और अधिक विभाजन संभव नहीं है, क्योंकि ये पदार्थ के सूक्ष्मतम कण होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माहम अनगा।
माहम अनगा मुग़ल सम्राट अकबर की धाय माँ थी और उन्होंने मुग़ल वास्तुकला में 1561 ईस्वी में दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया और इस उपबंध के द्वारा ही 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें इलाहाबाद में निर्वासित किया गया। दोस्तों आपको इसलिए पीडीएफ ग्रुप हम ज्वाइन करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें 5 प्रकाशन के पुस्तक से आपको पीडीएफ दिया जाएगा और अभी आपको एडोटेरिया का भी जो बुक आने वाला है उसका भी पीडीएफ आपको उसमें प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अभी आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और उसे डेली आप उसमें से 5 प्रैक्टिस सेट बनाइए और कम से कम एक प्रैक्टिस सेट को 3 बार रिवीजन कीजिएगा, तो आपको उसमें बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलाहाबाद। बहादुर शाह जफर ने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया और युद्ध में असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बर्मा में निर्वासित कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहा कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वरूप हुआ था और इस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और अंग्रेज इसे विकसित हो रही राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार करके इसे कमजोर बनाना चाह रहे थे और उनका उद्देश्य बंगाल के 2 प्रशासनिक हिस्सों में बांट करके मूल बंगाल में बंगालियों को संख्या के कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बिहार में अवस्थित था। बंगाल के शासन करने वाले पाल वंशों की शासकों ने शिक्षा और साहित्य के विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया और पालवंशी शासक महान निर्माता थे। इन्होंने विक्रमशिला, उदंतपुरी तथा सोमपुरी में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी। इनमें विक्रमशिला तो कालांतर में विश्वविद्यालय का स्थान ग्रहण कर ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टुटगार्ट में। मैडम भीखाजी कामा का जन्म 1861 में बम्बई में पारसी परिवार में हुआ था और 1907 में उन्हें स्टुटगार्ट में हुए सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम तिरंगा ध्वज लहराया था। यह आपको 66वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है।
22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको 15 अधिकरण में विभाजित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के मूल पाठ में 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण तथा 6000 श्लोक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलिक जानी को। 1225 ईस्वी में आपको इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिजामुद्दीन एवाज को पराजित किया और एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और इल्तुतमिश ने एजाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। करा कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको लखनऊ में आयोजित की गई। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 11 अप्रैल 1936 को आपको लखनऊ में हुआ था और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव चुने गए और इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 करा कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश, जिसे हम लोग दास वंश के नाम से भी जानते हैं, का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था 1206 से 1210 ईस्वी तक था और इसी के समय भारत में तुर्की राज का संस्थापक भारत में यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपको अरविंद घोष के द्वारा किया गया। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपने पुस्तक वंदे मातरम में किया है और उसका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध जो है विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 करा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदानपुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बलिया, तामलुक, सतारा सहित देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई और दिसंबर 1942 में बंगाल के मिदानपुर जिले में सतीश सावंत के नेतृत्व में गठित जातीय सरकार सितंबर 1944 तक चली और इस सरकार ने तूफान पीड़ितों के लिए सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किए और स्कूलों को अनुदान दिए। धनी लोगों के अतिरिक्त धन को गरीबों में बांटा तथा एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि बुद्ध शब्द का अभिप्राय है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्ञान से प्रकाशित व्यक्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह शाहजहां की पत्नी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 31 में कह रहा है कि हर्षवर्धन की जीवनी यानी कि हर्षचरित के लेखक है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वान भट्ट। हर्षचरित के लेखक वान भट्ट है और हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध साहित्यकार था हर्षचरित्र के लेखक वान भट्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 करा कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया।
32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा लागू किया गया था और इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। और आपको पहली बार 1792 में मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। करा कि त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको बौद्धों के लिए। बौद्ध साहित्य में 3 पिटक है, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मीर कासिम और अंग्रेज के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मीर कासिम और अंग्रेज। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 35 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस में पप्पा घास का मैदान स्थित है। पंपा, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित देशों में से किस में पंपा घास का मैदान स्थित है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। पंपा जो दे रहा है इसको पंपास घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता-फे, एंट्रे रियोस एवं कोर्डोबा प्रांत में, ब्राजील के दक्षिणी प्रांत रियो ग्रांडे डो सुल तथा संपूर्ण उरुग्वे में फैले हुए हैं। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 36। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिली। विश्व में आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश अक्सर चिली रहा है और इन 5 वर्षों के दौरान चिली ने आपको 20,000 मीट्रिक टन आयोडीन का उत्पादन किया और चिली के बाद जापान दूसरा सबसे बड़ा आयोडीन उत्पादक देश है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि केवल धान के खेतों से और केवल दीमक की बाम्बी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। इसमें थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, हम छोटा कर देते हैं। 38 यानी कि आपको एल्युमिनियम कंपनी है और इसकी स्थिति है बाल्को जो है यह आपको कोरबा छत्तीसगढ़ में है, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। और हिंडाल्को जो है वह आपको रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है वह आपको हीराकुंड उड़ीसा में है, यानी कि 3 का 1 हो जाएगा। और नालको जो है वह आपको कोरापुट में है, यानी कि उड़ीसा में, यानी कि 4 का 3 हो जाएगा। यानी कि 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 4 1 3। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़कर शेष दिए गए ईंधन अस्वच्छ ईंधन है और इनके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के विविध ऑक्साइड आदि का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1905 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये कि ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, जबकि उत्पादन सर्वाधिक कनाडा करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उकाई जो है वह आपको गुजरात में, पतरालू जो है झारखंड में, पेच जो है मध्य प्रदेश में और डाभोल जो है महाराष्ट्र में, यानी कि 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कड़ा कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंतु जो सहारा दे रहा है यह आपका सही नहीं है। बंतु मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह सुमेलित नहीं है। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका सही है, मसाई पूर्वी अफ्रीका सही है और नुबा जो है सूडान सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको 45। कड़ा कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्रीय धाराएं हैं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1, 3 और 4 जो है यह आपको ठंडी समुद्री धाराएं हैं, यानी कि हम्बोल्ट, उसके बाद ओयासियो धारा और कनारी धारा। हम्बोल्ट की धारा, ओयासियो की धारा तथा कनारी धारा ठंडी धारा है, जबकि ब्राजीली धारा जो है वह आपको गर्म धारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाथुला दर्रा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा नाथुला दर्रा है जो सिक्किम में अवस्थित है और यह भारत और चीन को जोड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल। रबर एक सुसंगत लोचदार पदार्थ है जो कई उष्णकटिबंधीय पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है और केरल के पहाड़ी ढलानों पर 1895 में भारत के पहला रबर बागान स्थापित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कड़ा कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको दे रहा है कि भारतीय कोयला उद्योग को निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करना है। भारतीय कोयला उद्योग को निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करना है और कौन सा सही है यह आपको बताना है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि सब जितना भी चारों ऑप्शन जो है यह आपका सही है। यानी कि निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा और धुलाई संसाधनों की उपयोगिता क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार संचालन कीमतें, यानी कि भारतीय कोयला उद्योग के निम्नलिखित समस्या पर विचार करना, यानी कि चारों आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में सूची 1 में रेल मार्ग और सूची 2 में जुड़ने वाले स्थान है को मिलान करना है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है वह आपको पेरिस से आपको वारसा है, यानी कि 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है वह आपको यानी कि बी का 3 हो जाएगा, यानी कि वह आपको ब्यूनस आयर्स से वाल पराइजो है। उसके बाद सी का 2 हो जाएगा, यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वह आपको लेनिनग्राड से वह आपको व्लादिवोस्तोक, उसके बाद ओरिएंटल एक्सप्रेस जो है वह आपको पेरिस से इस्तांबुल, यानी कि आपको 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51।
51 में आपको कह रहा है कि भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि खेतरी, कोलार, कुंद्रेमुख, झरिया यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करता है और यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है। इसकी कुल लंबाई 77 किलोमीटर है तथा 15 अगस्त 1914 को बनकर तैयार हुआ था। 15 अगस्त 1914 को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 53 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53 में कि हिमालय पर्वत जिस समानांतर पेटियों में विभाजित है उसका नाम है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक यानी कि 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में आपको कह रहा है कि भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान किस पोर्ट पर पहुंचा है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई पोर्ट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग 2 में। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है और भारत में एकल नागरिकता है। अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता जो है वह भारत में प्रचलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए पवित्र नहीं रहेगा। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 वर्ष। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए पवित्र नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों डेली या सुबह में जो हम प्रैक्टिस सेट अब लेकर आएंगे यह आपको 8:30 बजे आपको यह प्रैक्टिस सेट जो है यह आपको मिल जाएगा और रात में जो है वह आपको शाम में जो प्रैक्टिस सेट है वह आपको 8 बजे आपको मिल जाएगा। डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट हम रेगुलर अब लेकर के आएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि कल से हिंदी भी रेगुलर आपको चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अभिवृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधिबद्धिकाओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा के लिए मध्यस्थता का प्रस्तावित करेगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में उल्लेखित है और विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद
किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, यह आपको पूछ रहा है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 155 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 123। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में आपको कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी, यानी कि अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 माफ़ कीजिएगा, मानव के आपको अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण से संबंधित अधिकार है। हम दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 66 में कह रहा है कि अनुच्छेद 24 जो है आपको कारखानों या खानों में या किसी अन्य खतरनाक कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का विशिष्ट रूप से निषेध करता है और यह निषेध मानवाधिकारों संबंधी अवधारणा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के अनुरूप है। और अनुच्छेद 23 मानव के अवैध व्यापार, बेगार और अन्य बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। यानी कि इसमें अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 24। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 67 में कह रहा है कि निम्न में कौन राज्य सूची में है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनगणना जो है यह आपको राज्य सूची में है। रेलवे पुलिस जो दे रहा है यह आपका राज्य सूची में है। कौन राज्य सूची में है, तो आपको रेलवे पुलिस भी जो है राज्य सूची में है। माफ़ कीजिएगा, यह आपको आंसर इसमें गलत दे दिया है। निम्न में से कौन राज्य सूची में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रेलवे पुलिस जो है यह आपको राज्य सूची में है। और ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है निगमीय कर, यह आपको संघ सूची में है। जनगणना जो है यह आपको संघ सूची में है। और आपको आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो है यह आपको समवर्ती सूची में है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। करा कि धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि कौन राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश।
80 प्रतिनिधि जो है वो आपको लोकसभा में भेजता है। आपको बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 48 और मध्य प्रदेश में जो है आपको देख लीजिएगा, कन्फर्म नहीं है, 25 हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 72। कह रहा है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि सरकारीय आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 73 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। यह आपको क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भाग 2 में। और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानमंडल भाग नहीं लेते और निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य भाग लेते हैं और निर्वाचक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो लेकर आए थे हम बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेकर आए थे, जो कि आपको केबीसी नैनो बुक से था। और दोस्तों इसमें जो 25 क्वेश्चन बच रहा है हम आपको पीडीएफ दे देंगे और मैथ का सॉल्यूशन दे देंगे, आप लोग वहां से मैथ और रीजनिंग जा करके बना लीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।